महात्मा गांधी की जब बात होती है तो हम उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। बहादुर शास्त्री की जाती है तो लाल बहादुर शास्त्री क्यों हमारे बीच हैं? क्योंकि वो उनकी जो आचरण है वो आम जनता को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित करती है। सादे लिबास में रहने वाला व्यक्ति जो लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री है, आम आदमी की वेशभूषा धारण किए व्यक्ति, और उनके आचरण से आज के नेताओं को सीखना मुक्तक है। कठिन रास्ते राम तकदीर वाले को देते हैं, कठिन रास्ते राम तकदीर वाले को देते हैं, वरना इस शहर में हर कोई हनुमान होता, हर कोई हनुमान। देखिए 2 अक्टूबर है और आज के दिन हमारे देश के लिए जो है कि काफी बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है कि हमारे देश के दो महापुरुषों की जयंती है। एक मोहनदास करमचंद गांधी हैं तो दूसरे लाल बहादुर शास्त्री हैं। दोनों ही हमारे देश के लिए काफी खास हैं और काफी खास महापुरुष भी हैं। इन्हीं पे बात करेंगे। हमारे साथ जो है कि विक्रम के युवा कवि हैं मंगलम रणवीर जी हैं, इनसे बात करेंगे और हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो हमारे राज्य और देश में जो राजनीतिक हलचल है उस पर भी बात करेंगे और साहित्य पे भी बात करेंगे कि आखिरकार हमारे राज्य और देश में साहित्य की क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए। मंगलम जी, बीकेएम खबर में आपकी स्वागत है। धन्यवाद। युवा हैं जी, और आज के दिन जो है कि बड़ा ही खास है, कैसे देखते हैं? देखिए आज तो महात्मा गांधी का 155वीं जयंती मनाई जा रही है। महात्मा गांधी की जब बात होती है तो हम उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। और कोई अगर कहता है महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई है तो वह भी अगर एक साहित्य के अध्येता के तौर पे देखिए तो मुझे अनुचित जान पड़ता है, क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु तो उनके शरीर की हुई है। जो उनका विचार है, जो उनका दर्शन है, जो उनका चिंतन है, वो भी हजारों लोगों के माध्यम से आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। आप देखिए कि आज क्या लोग पढ़ना छोड़ दिए महात्मा गांधी को? नहीं। आज जब भी कोई वैश्विक स्तर का नेता का आगमन भारत में होता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो राजघाट जरूर जाता है। अब उनकी समाज में क्या प्रासंगिक है, क्यों प्रासंगिक है महात्मा गांधी, ये इसी बात से पता चलता है कि इतने वर्षों के बाद भी जो कोई बाहर से भी आ रहा है तो उनके अहिंसा और उनके चिंतन और उनके चेतना को समझने की कोशिश कर रहा है, और उनके जो समाधि स्थल राजघाट है वहां लोग पहुंच रहे हैं। और माना जाए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता हो, सभी ने उन्हें पूजा है। ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान समय में जिसकी सत्ता है वो नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, जो क्योंकि विचारधारा पे चल रहे हैं वो भी पूज रहे हैं, जो नहीं चल रहे हैं वो भी पूज रहे हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और वो अपने चिंतन और विचारों द्वारा हमेशा जीवंत रहेंगे। और दूसरी बात, जब लाल बहादुर शास्त्री की जाती है तो लाल बहादुर शास्त्री क्यों हमारे बीच हैं? क्योंकि वो उनकी जो आचरण है वो आम जनता को कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित करती है। सादे लिबास में रहने वाला व्यक्ति जो लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री है, आम आदमी की वेशभूषा धारण किए व्यक्ति, और उनके आचरण से आज के नेताओं को सीखना चाहिए कि कितना कम लागत में, अरे ऐसा नहीं था, वो भी प्रधानमंत्री थे, उनको भी संसाधन मुहैया कराया जा रहा था, लेकिन वो सभी संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जनता के हित में सोचने वाले राष्ट्र पुरुष थे, महापुरुष थे। और जब साहित्य की बात हो और साहित्य को राजनीति से जोड़ा जाए तो बहुत सारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने कील ठोका है राजनीति में। जैसे हमारे बिहार के एक बड़े महाकवि जो फक्कड़ हुए जिनका नाम है नागार्जुन, उन्होंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है तीनों बंदर बापू के, और वो उस कविता में इतना तक कह देते हैं कि बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और आज नागार्जुन भी अपने कविता के माध्यम से
इस समाज में जिंदा हैं, जीवित हैं। कैसे देखते हैं राजनीति को और साहित्य को? देखिए, राजनीति और साहित्य में तो अटूट संबंध रहा है, और आप दिनकर को जब याद कीजिए तो पता है, आपको पता होना चाहिए कि जब एक बार की घटना है कि प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से उनका घनिष्ठ संबंध था और वो संसद भवन के पास लड़खड़ा गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब जब राजनीति जो है लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य उसका हाथ थामेगा, और वो आज भी मुझे तो लगता है कि प्रासंगिक है। प्रासंगिक है क्योंकि आप बिहार से हैं, युवा हैं और सबसे खासियत है कि आप कवि हैं। कैसे देखते हैं आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन, ऐसे तो हमारे राज्य में राजनीतिक दलों की कमी नहीं है, लेकिन आज एक दल जनसुराज का गठन होने जा रहा है। जनसुराज पहले से ही संस्था बनी हुई है, लेकिन आज वो पार्टी में तब्दील होने जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या हमारा बिहार इस जनसुराज कुछ कर पाएगी बिहार के लिए, या अन्य दल जितने भी हैं बिहार में उसी तरीका से जो है कि ये भी लाठी के सहारे चलेगी? देखिए, हम एक बहुत मशहूर जो शायर हुए दुष्यंत कुमार, आप नाम सुने होंगे, तो दुष्यंत कुमार के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि वो उनकी एक शेर है जिसका भाव है कि एक पत्थर को अगर तबीयत से उछाला जाए तो उस आसमान में भी सुराख हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो यह तो मानना होगा कि आज के समय में प्रशांत किशोर जो जनसुराज को तीसरा विकल्प के रूप में जनता के बीच ला रहे हैं और वो तबीयत से पत्थर उछाल रहे हैं, यह तो मानना होगा, तबीयत से उछाल रहे हैं। तो उनकी प्रयास को तो हमें स्वागत योग्य समझना चाहिए, क्योंकि वो प्रयासरत हैं। कितने दिनों से उन्होंने पैदल यात्रा किया। आखिर अरे भाई, उनके पास इतना संसाधन है कि वो ऐसो आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक जनमत को समझने के लिए, जनता की समस्याओं को समझने के लिए वो घर घर, गांव गांव और हर जगह गए। बिहार में अभी पटना वाला क्षेत्र बाकी है, ठीक, लेकिन यह जो प्रयास है हमारे समझ से स्वागत योग्य है, और कहीं ना कहीं जनता के बीच यह जो तीसरा विकल्प है वह लोकतंत्र के लिए बेहतर साबित होगा। और आने वाले दिनों में जैसे गांधी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसी तरह प्रशांत किशोर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन मंगलम जी, अब ये सवाल उठ रहा है और युवाओं के बीच ये चर्चाएं होने लगी है कि जिन नेताओं के लिए प्रशांत किशोर ने जनता को बेवकूफ बना करके किस तरीके से वोट लिया जाता है, वो सारी रणनीतियां तैयार की, जनता से वोट भी लिया और उन नेताओं को बैठाया भी, और आज उन्हीं नेताओं को गाली भी दे रहे हैं और उन्हीं नेताओं के बारे में ये भी कह रहे हैं, जब पूछा जाता है कि जनसुराज के पास फंड कहां से आएगा, तो वो बोलते हैं कि जिन जिन नेताओं को हमने मदद किया है वही नेताएं हमारी मदद कर रहे हैं। तो युवाओं के मन में खास ये सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर क्या सच में जो तरीका से लोग देख रहे हैं, या प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं उस तरीका से बढ़ेंगे, या फिर जो है कि जनता को उसी तरीका से ठगने का काम? देखिए, मैं एक व्यक्तिगत उन पे टिप्पणी नहीं कर, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप युवा हैं और कभी भी हैं। मैं उन पे व्यक्तिगत केवल टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। देखिए, मैं कोई भी व्यक्ति हो जो अपना काम करता है, जब अपने अतीत में झांकता है तो वह क्या किया है, तो हर एक व्यक्ति को आत्म अवलोकन करना चाहिए। एक हमारे कवि हुए मुक्तिबोध, वहां से मैं जोड़ता हूं, वो आत्म अवलोकन की बात करते हैं। उनकी कविता जो है लोकतंत्र पे, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जैसी कविता काफी प्रसिद्ध हुई है साहित्य में। तो हम वहां से जोड़ते हैं कि आत्मावलोकन करने की जरूरत है। अगर पीछे मैं भी कुछ भूलवश गलती कर बैठता हूं तो एक समय आएगा जब उसको सुधारने के लिए हमें समय मिलेगा। तो जो व्यक्ति पिछले कर्मों को अगर सुधारता है तो वो बेहतर विकल्प है। और अगर फंड की बात हो, ठीक, तो अगर किसी राजनीतिक पार्टियों से ले रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं जो पार्टियां हैं वो भी प्रभावित हो। तो अब अब इस पे मतलब पूर्णतः मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आगे देखना दिलचस्प होगा। अब आप ये बताइए कि जब यहाँ पे 2 लोग बुरे हैं, ठीक, बुरे हैं मतलब काफी काम, मतलब
जो जनता के बीच काम को लेकर हम बुरा कह रहे हैं या यहाँ कोई बुरा विकास को लेकर। विकास को लेकर कि जो अभी तक पीछे हैं, तो भाई ठीक है, हम दो लोग में तो उलझ चुके हैं, तो हम क्यों नहीं तीसरा को एक बार मौका दें। बिल्कुल। अब जाते जाते आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि आप युवा कवि हैं, तो ये तो राजनीतिक बातें हो गई, साहित्य की बातें हो गई, कुछ अपने शब्दों का जो है कि थोड़ा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए और सुना दीजिए, ताकि जो है कि हमारे दर्शक आपके शब्दों को सुने। एक शेर मैं आपके मुक्तक है, कठिन रास्ते राम तकदीर वाले को देते हैं, कठिन रास्ते राम तकदीर वाले को देते हैं, वरना इस शहर में हर कोई हनुमान होता, हर कोई हनुमान होता। जय हिंद, जय महामना। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ युवा कवि मंगलम रणवीर जी थे और इन्होंने राजनीति पे भी बात किया, साहित्य पे भी बात किया और इन्होंने अपने जो कवि करते हैं कुछ कवि का कुछ सुनाया भी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या है और बिहार में आज के दिन जो है कि एक नया पार्टी का गठन हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ।